आइए पढ़ते हैं कक्षा 10वीं का अध्याय निर्देशांक ज्यामिति बहुत तेजी से। निर्देशांक ज्यामिति आपने कक्षा 9 में भी पढ़ी है, जहां पे हमने समतल पर बिंदुओं को निर्देशित करना सीखा था। आज हम क्या सीखने वाले हैं? निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं को के बीच की दूरी सीखेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, यानी कि एक रेखाखंड को अगर कोई विभाजित करता है बिंदु, उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो ये सब हम क्या करने वाले हैं, इस अध्याय में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति से संकल्प से संबंधित कुछ संकल्पनाओं की। तो सबसे पहले हम सबको ये पता है कि गणित में बहुत सारी शाखाएं होती है, ज्यामिति होती है, बीज गणित होती है। तो क्या करना है हमें ज्यामिति में? सबसे पहले आपको जो समझना है वो ये, दो लंबवत रेखाओं की सहायता से हम ज्यामिति की समस्याओं को हल करते हैं। किसकी समस्याओं को हल करते हैं? ज्यामिति की समस्याओं को हम दो लंबवत रेखाओं की, एक रेखा ये और दूसरी रेखा ये, आपस में क्या है? लंबवत है। इन रेखाओं की सहायता से हम क्या करते हैं? ज्यामिति की समस्याओं को हल करते हैं, जहां पे हम बीजगणित विधियों का इस्तेमाल करते हैं और किसी बिंदु की स्थिति को भी हम बताते हैं। तो ये सब हमारी किस में आता है? ज्यामिति में आता है। तो आपका ये बात जानना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहली बात ज्यामिति में हम सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, वो हम सीखते हैं कार्तिक पद्धति। क्या सीखते हैं? कार्तिक पद्धति। वो क्या होती है? सबसे पहले बात आप यहाँ पे ध्यान दो। दो लंबवत रेखाओं को इस तरह से रखना, ये दोनों लंबवत रेखाएं बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। किस पर करती हैं? बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु P को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। इस बिंदु P को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। तो अब आपको मान लीजिए कोई भी बिंदु दे दिया गया, उस बिंदु की स्थिति को दर्शाते हम किस पे? ज्यामिति पे दर्शाते हैं। तो तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्तिक पद्धति कहते हैं। कार्तिक पद्धति से दो परस्पर लंबवत रेखाएं x x डैश व y y डैश खींचते हैं। तो ये वाली जो रेखा होती है, ये हमारी कौन सी रेखा कहलाती है? क्षैतिज रेखा। इसको हमने क्या नाम दिया? x x डैश। ये वाली जो रेखा कहलाती है हमारी, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं y y डैश से। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हमने यहाँ पे नाम दिया है और उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इन रेखाओं को प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसे O से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब ये पूरी क्षैतिज रेखा हमारी क्या हो गई? x o x डैश, और हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा क्या हो गई? y o y डैश। x o x डैश तथा y o y डैश को समकोणिक निर्देशांक अक्ष कहते हैं। समकोणिक निर्देशांक अक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। अब कुछ बिंदु है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये वाला हमारा अक्ष कहलाता है x अक्ष, ये वाला अक्ष हमारा कहलाता है y अक्ष। सो रेखा x o x डैश को x अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब ये जो OX है इधर की तरफ ध्यान देना, पूरा ध्यान इस चित्र पे रखना है। ये जो रेखा OX है ये हमारी कहलाती है x अक्ष की धनात्मक रेखा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यू हम लिखते हैं वो सारी क्या होती है? धनात्मक। इसके इधर तरफ हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। ठीक है। हम जब किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो 0 के उधर धनात्मक रेखा होती है और 0 के इधर ऋणात्मक रेखा होती है, सभी ने सीखा है। तो यहाँ पे 0 के जब हम इधर गए x अक्ष के इधर की तरफ तो क्या होगी? धनात्मक होगी। हम इधर की तरफ आए उल्टे हाथ की तरफ तो हमारी क्या होती है? ऋणात्मक, यानी कि O x अक्ष की ऋणात्मक दिशा को निरूपित करता है। यहाँ हमने बात करी x अक्ष की। इसी तरह अगर मैं y अक्ष की बात करूं, ऊपर जाने पे OY जो है y अक्ष की धनात्मक दिशा को निर्देशित करता है और OY डैश नीचे जाने पर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा को निरूपित करता है। ये सब हमने यहाँ लिखा। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के बीच जो कोण बनता है, यानी कि x अक्ष और y अक्ष के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। x अक्ष के लंबवत कोई भी रेखा y अक्ष के समानांतर होती है। इसी तरह y अक्ष के लंबवत जो भी कोई भी रेखा होगी तो वो किसके समानांतर होगी? x अक्ष के समानांतर होगी। तो सबसे पहले तो हमने ये क्या पढ़ा? कार्तिक विधि क्या होती है ये हमने पढ़ा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कार्तिक विधि में हम बात करेंगे चतुर्थांश की। जब हम दो रेखाओं को इस तरह लंबवत करते हैं तो ये क्या करता है? 4 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में विभाजित हो जाता है?
4 भागों में। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद समतल को 4 भागों में विभाजित करता है। आप इस चित्र में ध्यान से देख सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष की जो रेखा है इस समतल को कितने भागों में विभाजित कर रही है? 4 भागों में। इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। इन चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। ओ एक्स के वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमारे कौन कौन से चतुर्थांश होंगे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। अक्षों तथा चतुर्थांश से जो तल बनता है उसे एक्स वाई तल या कार्तिकीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। तो ये जो तल बना, इस चतुर्थांश से जो तल बना, इसको हम एक्स वाई तल भी बोलते हैं, निर्देशांक तल भी बोलते हैं और ज्यामिति तल भी बोलते हैं। अब हमारा प्रथम चतुर्थांश क्या होता है? एक्स ओ वाई हमारा कौन सा चतुर्थांश कहलाएगा? प्रथम चतुर्थांश। एक्स डैश ओ वाई हमारा कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश। एक्स डैश ओ वाई डैश हमारा कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। और हमारा एक्स ओ वाई डैश हमारा कहलाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये हमने बात होगी कि प्रथम चतुर्थांश क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश क्या होता है और चतुर्थ चतुर्थांश क्या होता है, ये सब। अब कार्तिक के तल में किसी बिंदु को हम कैसे निर्देशित करेंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो वह समतल जिस पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष स्थित होते हैं कार्तिकीय तल कहलाता है। अभी अभी हम सीख कर आए थे, ठीक है। और कार्तीय तल में किसी बिंदु को प्रदर्शित करने की विधि को कार्तीय पद्धति कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु को कार्तीय तल में दर्शाने के लिए उसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से लंबवत दूरी की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। इन दूरियों को ही बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। कार्तीय तल में स्थित प्रत्येक बिंदु के कितने निर्देशांक होते हैं? 2 निर्देशांक होते हैं। पहला निर्देशांक कहलाता है हमारा एक्स निर्देशांक और दूसरा जो निर्देशांक होता है वो हमारा कहलाता है वाई निर्देशांक। किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक वाई अक्ष से एक्स अक्ष की दिशा में नापी गई लंबवत दूरी होता है। वाई अक्ष के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। तो आपको जो यहाँ पे बात याद रखनी है वो यह याद रखनी है, एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? भुज कहते हैं। ये हमारी वाई अक्ष से एक्स अक्ष की लंबवत दूरी को बताता है, ठीक है। इसी तरह वाई अक्ष के निर्देशांक को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि अगर आपको किसी भी बिंदु को समतल में प्रदर्शित करना है तो आपको 2 चीजों की जरूरत होगी, एक्स निर्देशांक की और वाई निर्देशांक की। एक्स निर्देशांक को हम कहते हैं भुज और वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं? हम कोटि कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक समतल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जहां पे हमने क्या करा है? बिंदु P करा है। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। हम यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो देखो यहाँ पे बिंदु O से A की जो दूरी है वो किसको निर्देशित कर रही है? एक्स निर्देशांक को। बिंदु O और B के बीच की दूरी किसको निर्देशित कर रही है? वाई निर्देशांक को। और ये जो बिंदु P है ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है वो निर्देशित कर रहा है। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम पहले लिखते हैं, कोमा वाई अक्ष के निर्देशांक को लिखते हैं। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक आप कैसे लिखोगे? एक्स अक्ष के निर्देशांक कोमा वाई अक्ष के निर्देशांक। तो ये होता है किसी भी बिंदु को समतल में प्रदर्शित करना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने यही सब लिखा हुआ है कि किसी बिंदु P को हम अगर समतल पर प्रदर्शित करते हैं तो कैसे करेंगे? एक्स अक्ष के निर्देशांक, वाई अक्ष के निर्देशांक, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष वो कितनी दूरी पर है और वाई अक्ष से वो कितनी दूरी पर है, ये उस बिंदु के निर्देशांक से पता चलता है, ठीक है। इसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। दिए गए चित्र में OA तथा OC एक प्रतिच्छेदित बिंदु O है का प्रतिच्छेदी बिंदु, यानी कि ये जो OA है और ये जो OC है इसका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है? ये O है। OABC एक क्या है? वर्ग है। ये क्या है? एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 इकाई है। अब आप सबको पता होगा कि वर्ग क्या होता है? वर्ग की एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती है। मतलब अगर ये 4 इकाई है तो ये भी क्या होगा? 4 इकाई ही होगा और ये भी क्या होगा? 4 इकाई ही होगा। बिंदु A, B तथा C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बिंदु A की। तो बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक आप कैसे बताओगे? बिंदु A हमारा कौन से अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। तो यानी कि एक्स अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? 4 इकाई। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 4,0। जो बिंदु A एक्स अक्ष पर स्थित है इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 4,0।
ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बिंदु सी पर। किसके? बिंदु सी के निर्देशांक। बिंदु सी के निर्देशांक, अब देखो ये बिंदु सी कौन से अक्ष पर स्थित है? वाई अक्ष पर। वाई अक्ष हम क्या लिखते हैं? एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष। कितनी दूरी पर है? 4 इकाई दूरी पर है। एक्स अक्ष का निर्देशांक तो हो गया 0 और वाई अक्ष का निर्देशांक हो गया 4। तो बिंदु सी के निर्देशांक क्या हुए? 0,4। तो आप यहाँ लिख दो 0,4। अब हम बात करते हैं बिंदु बी के निर्देशांक की। अब बिंदु बी के निर्देशांक, तो जो बिंदु बी है वो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? 4 इकाई दूरी पर है। वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? 4 इकाई दूरी पर है। और निर्देशांक को अपन कैसे लिखते हैं? एक्स कोमा वाई। एक्स अक्ष के 4 अक्ष की दूरी पर है 4, वाई अक्ष से भी 4 अक्ष की दूरी पर है, तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 4,4। तो इस तरह हम किसी बिंदु के क्या करते हैं? निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगली बार हम बात करते हैं निर्देशांक के चिन्ह की परिपाटी, यानी कि निर्देशांक को कैसे है, धनात्मक है ऋणात्मक है, वो हमें कैसे ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे ये जो चित्र देख रहा है, सबसे पहले इसको ध्यान से देखना है। हमने एक समतल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष को निरूपित किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखे? निर्देशांक के चतुर्थांश लिखे। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। हम सबको अच्छे से पता है कि ओ एक्स हमारे धनात्मक निर्देशांक को प्रदर्शित करता है, इसी तरह ओ एक्स डैश हमारे ऋणात्मक निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? अब बात करते हैं हम वाई अक्ष की। ओ वाई जो है हमारा वाई अक्ष के धनात्मक निर्देशांक को प्रदर्शित करता है और ओ वाई डैश जो है हमारा वाई अक्ष के ऋणात्मक निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। तो अगर मैं प्रथम चतुर्थांश की बात करूं तो यहाँ एक्स अक्ष भी धनात्मक है और वाई अक्ष भी क्या है? धनात्मक है। इसीलिए इस निर्देशांक में जो एक्स अक्ष का बिंदु होगा और वाई अक्ष के निर्देशांक होंगे वो हमेशा क्या होंगे? धनात्मक, यानी कि एक्स भी धनात्मक और वाई भी धनात्मक। अब हम चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक्स अक्ष का जो निर्देशांक है वो क्या है? आप अच्छे से देख सकते हैं क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया। वाई अक्ष के निर्देशांक देखेंगे तो वो क्या है? धनात्मक है, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं और वाई अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो धनात्मक होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे तृतीय चतुर्थांश पे। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ एक्स अक्ष के निर्देशांक भी ऋणात्मक है, वाई अक्ष के निर्देशांक भी ऋणात्मक है। तो यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में एक्स तथा वाई अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे, ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश की। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक तो धनात्मक है पर वाई अक्ष के निर्देशांक आपको कैसे दिख रहे हैं? ऋणात्मक। तो यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे धनात्मक और वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो इस तरह से आपको पता लगाना है कि आपके निर्देशांक धनात्मक है या ऋणात्मक है। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स अक्ष जो ऋणात्मक होता है और वाई अक्ष धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों अक्ष ऋणात्मक होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स धनात्मक होता है तथा वाई ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी 0 से बड़ा होता है, वाई भी 0 से बड़ा होता है, तो दोनों निर्देशांक हमारे क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। सेकंड में जो होता है एक्स ऋणात्मक होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है? ऋणात्मक, यानी कि 0 से कम, और y के निर्देशांक होते हैं 0 से ज्यादा, तो इसीलिए x के निर्देशांक होते हैं ऋणात्मक और y के निर्देशांक होते हैं धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में x भी का मान भी 0 से कम होता है, y का मान भी 0 से कम होता है, तो दोनों निर्देशांक हमारे क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में x जो है हमारा 0 से ज्यादा होता है बट y हमारा 0 से कम होता है, इसलिए x के निर्देशांक होते हैं धनात्मक और y के निर्देशांक क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा अक्ष है जिसमें दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं? तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक धनात्मक होते हैं, इसी तरह तृतीय चतुर्थांश में दोनों जो निर्देशांक है वो ऋणात्मक होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे हमें ध्यान में होता जाएगा। चलिए अब एक छोटा सा उदाहरण करते हैं। बिंदुओं पी क्यू आर एस के लिए ज्ञात कीजिए। पी क्यू आर एस से हमारा मतलब है ये हमारा बिंदु पी है जो एक्स अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर है और वाई अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है। ये हमारा बिंदु क्यू है जो एक्स अक्ष से 2 इकाई की दूरी पर है और वाई अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर है, ठीक है।
बिंदु R, यहाँ हमारा बिंदु R है, ये x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर है और y अक्ष से -3, -5 और -3। इसी तरह बिंदु S जो है x अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर है और y अक्ष से -1 इकाई की दूरी पर है। ठीक है, अब हमको इसके निर्देशांक बताने। तो सबसे पहले हम बिंदु P की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिंदु, ये हमने लिखा P Q R S। अब हमें इनके लिए क्या क्या बताना है? सबसे पहली बात भुज बताना है, फिर बताना है कोटि, फिर हमें बताना है निर्देशांक। मैंने यहाँ एक टेबल बना ली है और हमें बताना चतुर्थांश जिसमें बिंदु स्थित हो। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ चतुर्थांश, इधर लिख देती हूँ चतुर्थांश बताना है। ठीक है, ये हटा। अब देखो बिंदु P, भुज का मतलब होता है x अक्ष के निर्देशांक। तो बिंदु P x अक्ष से कितनी दूरी पर है? 2 इकाई की दूरी पर है। तो भुज हमारा क्या हो जाएगा? भुज हमारा हो जाएगा 2। बिंदु P की कोटि y अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो y अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर है। कितनी इकाई की? 3 इकाई की दूरी पर है। तो कोटि हमारी हो जाएगी 3। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x अक्ष से दूरी 2, y अक्ष से दूरी 3, तो निर्देशांक हो गए हमारे 2,3। अब देखो दोनों निर्देशांक धनात्मक है, तो ये कौन सा चतुर्थांश होगा? ये होगा प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश होगा? प्रथम चतुर्थांश। चूंकि x अक्ष और y अक्ष दोनों धनात्मक हैं, इसलिए कौन सा चतुर्थांश होगा? प्रथम चतुर्थांश। हो गया बिंदु P की बात। अब चलते हैं बिंदु Q पे। भुज ज्ञात करना है, यानी कि x अक्ष से दूरी हमारी कितनी है? 2 इकाई है। कोटि y अक्ष से दूरी हमारी कितनी है? 4 इकाई है। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 2,4, x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है ये कौन सा है? ऋणात्मक है। यहाँ ये लगाना मत भूलना, यहाँ अगर गलती कर दी तो निर्देशांक गलत हो जाएंगे। ये x अक्ष कौन सा है? ऋणात्मक है। तो ये जो दूरी है वो कितनी है? -2 है। कितनी है? -2। तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -2,4। तो बिंदु Q कौन सा चतुर्थांश में आ गया? द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष ऋणात्मक होता है तथा y अक्ष धनात्मक होता है। अब चलते हैं बिंदु R पे। x अक्ष से दूरी हमारी है -5, y अक्ष से दूरी -3, निर्देशांक हो गए -5, -3। दोनों निर्देशांक ऋणात्मक कौन से चतुर्थांश में होते हैं? तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। कौन से चतुर्थांश में होते हैं? तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बिंदु S पर। x अक्ष से दूरी तो धनात्मक है, कितनी है? 5। y अक्ष से दूरी ऋणात्मक है, कितनी है? -1। तो निर्देशांक हो जाएंगे 5, -1। और ये कौन से चतुर्थांश में है? ये है चतुर्थ चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इस तरह से हमने बिंदु P Q R S की भुज भी बताई, कोटि भी बताई, निर्देशांक भी बताया और ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है ये स्थिति भी बताई। तो इस तरह से अगर आपसे प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे। किसी भी चीज का बारीकी का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका प्रश्न वहीं गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक तथा धनात्मक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल करें। चलिए अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे धुरी सूत्र। अब हमने कार्तिकीय तल पे मान लीजिए पहले एक बिंदु प्रदर्शित किया, फिर हमने दूसरा बिंदु प्रदर्शित किया, उन दोनों बिंदु को मिलाया तो उन दोनों बिंदु के बीच की क्या निकालनी है आपको? दूरी। वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो एक समतल में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई के बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक समतल बनाया है, ठीक है, और एक बिंदु लिया मैंने P इधर और एक बिंदु आया Q, ठीक है। अब मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? इस रेखाखंड की लंबाई वही होगी। तो कैसे निकालेंगे? इस बिंदु P के कोई निर्देशांक होंगे x1, y1, इस बिंदु P के कोई निर्देशांक होंगे x2, y2 निर्देशांक होंगे। तो उससे हम बिंदु P की दूरी कैसे निकालेंगे? तो बीच की दूरी को सबसे पहले आप किससे प्रदर्शित करते हो? स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वापिस से बताती हूँ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? किसका सूत्र? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। अगर आपसे कोई नींद में उठा के भी पूछ ले कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
स्क्वायर। ठीक है, इसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, ये दोनों बिंदु पी क्यू के बराबर। तो भुजाओं का अंतर और कोटियों का अंतर, ठीक है, तो भुजाओं के अंतर का स्क्वायर माइनस कोटियों के अंतर का स्क्वायर को किसमें लेना है, अंडर रूट में लेना है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है जो हमें सीखना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव धनात्मक होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। यदि बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी हो, मूल बिंदु से मतलब क्या है, मान लीजिए आपका बिंदु यहाँ पे P स्थित है, इसके निर्देशांक है x, y, और मूल बिंदु हमारा क्या कहलाता है, ये जहाँ पे x और y आपस में प्रतिच्छेद होते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु। तो अगर मूल बिंदु से इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। तो इसके बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने दो सूत्र पढ़े, दो बिंदुओं P तथा Q की बीच की दूरी को कैसे पढ़ा, अंडर रूट भुजों का अंतर का स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा। और अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसको एक छोटे से प्रश्न से करेंगे जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। बिंदुओं, तो बिंदु एक मान लिया हमने P, इसके निर्देशांक है 8,-2 तथा बिंदु Q, इसके निर्देशांक हमने यहाँ पे दिए हुए हैं 3,-6। इसके बीच की दूरी निकालनी है। बिंदु P के निर्देशांक दिए हुए हैं और बिंदु Q के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का अभी हमने सूत्र पढ़ा था, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था। इसी तरह बोल बोल के अगर आप फॉर्मूले लिखेंगे तो आपको याद होगा। तो PQ बराबर क्या होगा, x2 हमारा है 3 माइनस x1 हमारा है 8 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है -6 माइनस y1 हमारा है -2, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। अब इसको हम 3 में से 8 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 5 का स्क्वायर, 2 में से 4 बचे घटेगा तो माइनस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर 25 और माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हो गया हमारा 6 और 5 11, 2 और 3 और 1 4। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी कितनी आई, अंडर रूट 41 इकाई, अंडर रूट 41 इकाई आई। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है हमारी, अंडर रूट 41 इकाई। क्या फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इससे हमने क्या निकाली, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब दो बिंदुओं की बीच की दूरी पर आधारित कुछ निम्नलिखित प्रश्न आते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले प्रकार का प्रश्न आता है, आपसे पूछ लिया जाए कि संरेखीय बिंदु किस पर आधारित, पूछे जाए संरेखीय बिंदु पर आधारित। तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो। अब देखो किस तरह से हो, मान लीजिए यहाँ पे ये बिंदु है P Q और बीच में एक बिंदु दे दिया मान लीजिए S। अब ये बिंदु संरेखीय है या नहीं वो कैसे पता लगाएंगे हम, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, इस पूरी की लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने बिंदु माने हैं ABC, तो हम भी ABC मान लेते हैं, ये ABC मान लिया हमने। ठीक है, ABC संरेखीय होंगे कब, जब AB प्लस BC बराबर किसके होगा, CA की लंबाई के होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर AB BC तथा CA की लंबाई ज्ञात करते हैं तो दो छोटी लंबाइयों की इकाई का योगफल जो है तीसरी इकाई के बराबर आता है, यानी कि AB प्लस BC किसके बराबर आए, AC के बराबर आए, तो हमारा बिंदु क्या होगा, संरेखीय होगा। अदरवाइज वो क्या होगा, असंरेखीय बिंदु। अगर बराबर नहीं आता है तो बिंदु हमारा क्या होगा, असंरेखीय होगा। तो इसको हम समझते हैं एक छोटे से प्रश्न से। यहाँ पे आपको तीन बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु दिया है A 1,4, दूसरा बिंदु दिया है B 3,-2 तथा तीसरा बिंदु दिया है आपको मान लेते हैं C -3,16। ये संरेखीय है, सिद्ध करना है कि ये संरेखीय है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले आप AB निकालो। AB कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4
प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो ये हमारा कितना आया, 36 और 4 हमारा आ गया √40। कितना आ गया, √40। चलिए ए बी हमारा √40 आ गया। 40 को हम कैसे लिख सकते हैं वो बाद में देखेंगे। ए बी के बाद हम निकालेंगे अब BC। हम क्या निकालेंगे, AB के बाद BC। तो BC हमारा क्या होता है, x2 -3 का स्क्वायर प्लस 16 -+2 का स्क्वायर। तो 3 और 3 हमारे कितने हो गए, 6 का स्क्वायर हो गया 36। इसी तरह 16 + 2 हमारा होता है 18, और 18 का स्क्वायर अगर आपको पता है तो ठीक, वरना आप गुणा करके निकाल लो। 8 8 64 हासिल लगी, 6 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, इंटू 8 इंटू 1 324। जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको जोड़ लेंगे, 4 6 10, 3 2 5 और 1 6, 360। कितना आ गया, 360। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया BC। अब हम निकालेंगे, हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, अब हम क्या निकाल लेंगे, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। चलिए अब हम निकालते हैं AC। तो AC हमारा क्या होता है, दोनों बिंदुओं के x2 - x1 -1 -3 -1 का स्क्वायर प्लस 16 -4 का स्क्वायर। तो -1 -3 माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में से 4 गए तो 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो यहाँ पे 4 और 6 10, 3 और 1 4 और 1 5, ये हो गया √140 150। अब आपको क्या बताना है कि दोनों बिंदुओं का योगफल तीसरे के बराबर आना चाहिए। अब हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। √40 को आप क्या लिख सकते हो, √360 को आप क्या लिख सकते हो, और √150 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये बताना है। अब ये किन किन को आता है जल्दी से मुझे बताओ। √40 को हम क्या लिख सकते हैं, √360 को हम क्या लिख सकते हैं, और √150 को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2√10, इसको हम लिख सकते हैं 6√10, ठीक है। कैसे लिखा मैंने वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये हो गया हमारा 4√10। तो अब यहाँ पे देखो, AB + AC बराबर हमारा BC क्या आ रहा है, कैसे, AB हमारा है 2√10, AC हमारा है 4√10, ये बराबर आ रहा है इसके 4 और 2 6√10, क्या बराबर आ रहा है। अर्थात हमने क्या सिद्ध कर दिया कि बिंदु A B C क्या है, संरेखीय है। ये सिद्ध हो गया। अगर ये आपस में बराबर नहीं आते, यानी कि AB AC का योग BC के बराबर नहीं आता, तो ये बिंदु असंरेखीय हो जाते। क्या हो जाते, असंरेखीय हो जाते। अब चलते हैं हम द्वितीय प्रकार के क्वेश्चन पर, समदूरस्थ बिंदुओं पर आधारित क्वेश्चन। समदूरस्थ का मतलब होते हैं समान दूरी पर। यदि कोई बिंदु X दिए गए दो बिंदु A तथा B से समान दूरी पर है, तो उसमें क्या होता है, AX की जो दूरी होती है वो बराबर BX की दूरी के होती है। याद करना है यहाँ पे, बिंदु P दोनों बिंदु A तथा B से समदूरी पर है, तब AB के लंब द्विभाजक पर स्थित होगा। किस पर स्थित होगा, लंब द्विभाजक पर स्थित होगा। अब हम इसको एक प्रश्न करते हैं, बिंदु P जिसके निर्देशांक है x, y, बिंदु A और B से समदूरी पर है। अब देखो यहाँ पे ये जो बिंदु P है, इसके निर्देशांक है x, y, जो बिंदु A और बिंदु B से क्या कर रहा है, समान दूरी पर है। A के निर्देशांक है 5,1 और B के निर्देशांक है 1,5। तो समान दूरी पर है, तो अगर बिंदु P इससे समान दूरी पर है तो क्या होगा, AP बराबर BP होगा। AP बराबर BP होगा भाई, AP बराबर क्या होगा, BP होगा। तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। अब AP बराबर BP होगा, मतलब √AP निकालना है, तो क्या निकालोगे, x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। इसी तरह BP निकालना है आपको, BP तो x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्यों, ताकि हमारा अंडर हट जाए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो यहाँ हमारा हो गया x - 5 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, हमारा सूत्र बन गया a - b का स्क्वायर, तो x स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 25, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। इधर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ रख लेते हैं। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, उधर माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x इधर जाके प्लस का 2x हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 25 रह रहा है, 25 और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 26, ये 26 लिख दिया इधर। अब यहाँ पे क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 10y, अब उधर से वाई स्क्वायर प्लस में इधर आएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y, यहाँ पे क्या बना 25 प्लस 1 26 बना। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया। ठीक है, इस 26 से ये 26 भी कट गया, बराबर है, कट गए। अब देखो 2x माइनस 10x कितना बचेगा, 8x बचेगा माइनस का। इसी तरह 2y माइनस 10y कितना बचेगा, माइनस का 8y। माइनस के 8 से माइनस का 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x बराबर y। क्या आपको यही सिद्ध करना था, x बराबर y है? बिल्कुल, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया, x बराबर y इति सिद्धम। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई बिंदु दोनों बिंदु से समान दूरी पर है, सम दूरी पर है, तो AP बराबर क्या होगा, AP बराबर BP होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा था द्वितीय प्रकार का क्वेश्चन। अब चलते हैं हम तृतीय प्रकार के। ज्यामिति की आकृति के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला, यदि दी गई आकृति त्रिभुज है तो आप कैसे बताओगे, तो आप कैसे सिद्ध करोगे, दोनों बिंदुओं की भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, अगर बड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। अगर दी गई आकृति समद्विबाहु त्रिभुज है तब आप कैसे सिद्ध करोगे, त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर कोई आकृति समकोण त्रिभुज है तो कैसे सिद्ध करोगे, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर अगर होगा तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अगर दी गई आकृति समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। दी गई आकृति अगर समांतर चतुर्भुज है तो कैसे सिद्ध करोगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसी तरह अगर दी गई आकृति आयत है तो कैसे सिद्ध करोगे, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर तथा विकर्ण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो दी गई आकृति आयत कहलाएगी। इसी तरह अगर कोई आकृति समांतर चतुर्भुज है और अगर आपको सिद्ध करना है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे, तो समांतर चतुर्भुज होगा। अगर दी गई आकृति वर्ग है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और विकर्ण भी बराबर होंगे, तो वो क्या होगा, आकृति वर्ग होगा। अगर दी गई आकृति समचतुर्भुज है तब चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर दी गई आकृति समचतुर्भुज है लेकिन वर्ग नहीं है तब चारों भुजाएं बराबर होगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो ये कुछ आकृतियां हैं, अगर आपको आकृतियों के देने में दिए गए कि भाई यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए, बताओ ये त्रिभुज है या नहीं, तो कैसे बताओगे, दो बिंदुओं का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर आता है या बड़ा आता है तो त्रिभुज होगा। तो इस तरह के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर हमको उनसे आधारित बेसिक नॉलेज है तो हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। चलिए अब मैं इससे प्रश्न करते हैं हम इस पे। दिए गए तीन बिंदु, मान लीजिए तीन बिंदु हैं, ये एक त्रिभुज बनाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताना है कि ये जो तीन बिंदु हैं ये त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं, और अगर त्रिभुज बना रहे हैं तो किस प्रकार का त्रिभुज बना रहे हैं। तो मान लेते हैं हम, हमारे पास तीन बिंदु हैं, यहाँ पे ए के निर्देशांक दिए हैं 3,2, बी के निर्देशांक दिए हैं -2, -3 तथा सी के निर्देशांक दिए हैं 2,3। तो अगर ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज बना रहे हैं या नहीं, कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले हम इनकी भुजा निकालेंगे। तो हमने निकाली भुजा AB। AB कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो माइनस का 2 माइनस का 3 5 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस का 3 माइनस का 2 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो गया √50। कितना हो गया ये, √50। √50 हमारा AB का मान हो गया। अब हम निकालते हैं BC। वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, तो ये हमारा हो गया √52, ये हमारा आ गया BC। लास्ट हम निकालते हैं AC। AC हमारा क्या निकला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारा √2। तो हमें त्रिभुज में अभी अभी पढ़ा था कि दो भुजाओं का योग AB प्लस BC बड़ा आना चाहिए AC से, तो क्या आ रहा है √50 प्लस √52, क्या बड़ा है √2 से, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि इसका मान तो 7 पॉइंट समथिंग और इसका मान 7.41 है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा और इसका मान क्या होता है 1.41, तो ऑब्वियसली बात है, तो बिंदु यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु A B तथा C एक त्रिभुज, एक क्या बनाता है, त्रिभुज बनाता है। अब कौन सा त्रिभुज बनाता है, देखो यहाँ पे तीनों बजाय बराबर तो नहीं है आपस में, तो समबाहु त्रिभुज भी नहीं बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब समबाहु भी नहीं बन रहा, समद्विबाहु भी नहीं बन रहा, तो अब हमारे पास कौन सा त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की क्या होती है कि जो बड़ी भुजा होती है उनके वर्गों का जो ये बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि BC का स्क्वायर, अब BC हमारा कितना है √52 का स्क्वायर जो है √50 के स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ स्क्वायर से √ कट गया √50 प्लस 2, तो क्या यहाँ पे आ गया 52 बराबर 52, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, तो यह एक कौन सा त्रिभुज होगा, यह एक समकोण त्रिभुज होगा, तो अतः यह एक समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज होगा, यह एक समकोण त्रिभुज होगा। ये पता लगा लिया हमने कौन सा। सबसे पहले हमें क्या पता लगाना था कि बिंदु ABC के एक त्रिभुज बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। फिर कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज तो नहीं होगा, दो भुजाएं भी बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं होगा। लास्ट कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज हमारा क्या कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हमने करके देख लिया, बिल्कुल सही आया। तो ये कौन सा त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो अब हमने दो बिंदुओं पर आधारित प्रश्न भी कर लिए। तीसरा टॉपिक आता है हमारा विभाजन सूत्र, सबसे बढ़िया टॉपिक है विभाजन सूत्र। इसमें क्या होता है, हम बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, कौन से बिंदु का, जो रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। यहाँ पे ध्यान देना, मान लीजिए ये एक रेखाखंड है PQ, ठीक है, P के निर्देशांक है x1, y1, Q के हमारे निर्देशांक है x2, y2। अब यहाँ पे जो ये बिंदु R आता है ना, ये इसको क्या करता है, अंतः विभाजन करता है, यानी कि अंदर है दो भागों में विभाजित करता है। तो ये M1 तथा M2 में विभाजित करता है। किस रेशियो में विभाजित करता है, M1 तथा N2 के अनुपात में यह अंतः विभाजित करता है। तो अब आपको इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अंतः विभाजित तो कर दिया, अब इसके निर्देशांक बताओ। तो इसके निर्देशांक निकालने का तरीका बहुत सही है, क्या है, M1 मल्टीप्लाई x2 प्लस M2 मल्टीप्लाई x1 बटा M1 प्लस M2, ये हमारे होते हैं x अक्ष के निर्देशांक। y अक्ष के निकालने तो M1 को गुणा करो y2 से, M2 को गुणा करो y1 से, बीच में लगाओ प्लस का चिन्ह अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारे होते हैं y अक्ष के निर्देशांक। तो इस तरह से हम इस रेखाखंड को, अगर ये बिंदु R अंतः विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक निकालते हैं। वापस मैं बताती हूँ कि अगर कोई बिंदु किसी रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है उसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं, M1 मल्टीप्लाई x2 प्लस N2 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई x1, ठीक है। एक बार x अक्ष के निर्देशांक में x से मल्टीप्लाई कर दो, y अक्ष के निर्देशांक में M1 M2 को y अक्ष से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड M1 प्लस M2, तो हमारा ये उस अक्ष के निर्देशांक निकल जाएंगे। इसी में एक दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा, अंतः विभाजन की स्थिति में रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु रेखाखंड के मध्य स्थित होता है, यानी कि इस तरह बीच में स्थित होता है, परंतु बाह्य विभाजन में बिंदु रेखाखंड के मध्य स्थित नहीं होता। यहाँ पे जो ये बिंदु R है वो P और Q की क्या है, मध्य स्थित है। लेकिन अगर बाह्य विभाजन की बात करें तो जो बिंदु R होगा वो इस तरह से कहाँ होगा, बाहर की तरफ स्थित होगा। तो इस तरह के विभाजन को हम क्या बोलेंगे, बाह्य विभाजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाह्य विभाजन। और अगर उनको बाह्य विभाजन के बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो तरीका क्या होगा, सब सही होगा, बस जो चिन्ह है वो किसका आ जाएगा, ऋणात्मक का जाएगा। तो बाह्य बिंदु
अगर कोई बिंदु बाह्य विभाजन करता है तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। इस सूत्र को बाह्य विभाजन के सूत्र से भी जाना जाता है। अंतः विभाजन के सूत्र में हम धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बाह्य विभाजन के सूत्र में हम ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एक बात और आती है, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु से क्या मतलब होता है, मध्य बिंदु से हमारा मतलब है कि अगर कोई रेखाखंड है AB, उसके निर्देशांक है x1, y1 और यहाँ पे x2, y2। अब मध्य बिंदु का मतलब ये जो बिंदु P है ये विभाजित कर रहा है, लेकिन A से भी समान दूरी पर है और B से भी समान दूरी पर है। तो उस स्थिति में इसके निर्देशांक क्या होंगे, समान दूरी पर विभाजित करने का मतलब 1:1 में विभाजित करना होता है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, समान दूरी का मतलब क्या होता है, 1:1 में वो विभाजित कर रहा है। तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा 2 x के निर्देशांक, y1 प्लस y2 बटा 2 y के निर्देशांक। तो यहाँ हमने 3 सूत्र पढ़े, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो समान दूरी पर है तो उसका सूत्र। अब हम इनको कुछ एक प्रश्न से करते हैं। बिंदु 5,1 और -10,11 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। मान लीजिए बिंदु P है, इसके निर्देशांक है 5,1, यह बिंदु Q है, इसके निर्देशांक है -10,11। इसको रेखाखंड को विभाजित कर रहा है कोई बिंदु R और वो कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में, यानी कि ये हमारा m1, ये हमारा m2। तो विभाजित करने वाले बिंदु, इसके निर्देशांक बताने हैं आपको। किसके निर्देशांक बनाने, इसके। तो बिंदु R के निर्देशांक हमारे क्या होते हैं, x, y। वो कैसे होते हैं, यहाँ देखिए, m1 को मल्टीप्लाई करना है x2 से, प्लस m2 को मल्टीप्लाई करना है x1 से, बटा m1 प्लस m2। ये हमारे x अक्ष के निर्देशांक हो गए। y अक्ष के कैसे निकालेंगे, m1 को मल्टीप्लाई करना है y2 से, प्लस m2 को मल्टीप्लाई करना है y1 से, बटा 2,3। ये हमारे y अक्ष के निर्देशांक हो गए। तो यहाँ हो गया -20 प्लस 15 अपॉन 5, 22 प्लस 3 अपॉन 5। तो 15 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 5 बटा 5, यहाँ 22 प्लस 3 हो गया 25 बटा 5। 5 से ये 25 कटा 5 बार, 5 से ये 5 कट गया। तो जो मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक क्या है, -1,5। तो जो विभाजित कर रहा है उसके निर्देशांक हमारे क्या आएंगे, उसके निर्देशांक हमारे आएंगे -1,5। कितना आया इस बिंदु के निर्देशांक, -1,5। इस तरह से आप विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और बिंदुओं के निर्देशांक निकालेंगे। बट अब प्रश्न क्या होते हैं, विभिन्न तरीके से पूछ ले जाते हैं। तो विभाजन सूत्र पर आधारित हम विभिन्न प्रश्न करेंगे। पहले तरीके का प्रश्न बिल्कुल आराम से देखेंगे। बिंदु A, B और C का विभाजन सूत्र संरेखीय दिखाने के लिए, संरेखी का मतलब समान रेखा में, तो क्या करते हैं, बिंदु C A और B को k:1 में विभाजित करता है। इसके बाद विभाजन सूत्र का प्रयोग करके C के x तथा y अक्ष के निर्देशांक को अलग अलग करते हैं तथा k का मान दोनों समीकरणों में रखने पर अगर समान आता है तो बिंदु संरेखीय कहलाते हैं। बात समझ में आई, नहीं आई, मैं बताती हूँ। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। अगर कोई बिंदु C इसको विभाजित करता है, मान लीजिए k:1 में विभाजित करता है, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु के निर्देशांक के बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस k की। अगर इस k की वैल्यू दोनों स्थिति में समान आती है तो ये बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेखीय कहलाएंगे अथवा नहीं कहलाएंगे। कैसे करेंगे, अभी हम करेंगे। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए कि बिंदु A, B, C संरेखीय है। तो मान लेते हैं हम ये बिंदु A के निर्देशांक है -3, -1, ये बिंदु B के निर्देशांक है 1, 3 और ये बिंदु C के निर्देशांक है -1, 1। ये k:1 में इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, संरेखीय बताना है। तो देखो इस बिंदु के निर्देशांक हमको पता है, इसका सूत्र क्या होता है, बिंदु C के निर्देशांक क्या दे रखे, -1, तो इसका सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र से k × 1
प्लस 1 मल्टीप्लाई -3 अपॉन k प्लस 1। ये x अक्ष के निर्देशांक का सूत्र हुआ। y अक्ष के निर्देशांक k गुणा 3 प्लस 1 गुणा -1 बटा k प्लस 1। ये y अक्ष के निर्देशांक हो गए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो k -3 अपॉन k प्लस 1, ये x अक्ष के निर्देशांक हुए। तो 3k -1 अपॉन k प्लस 1, ये y अक्ष के निर्देशांक हुए। आपको बिंदु C के निर्देशांक दिए हुए हैं, कितने दिए हुए? -1, ये दिए हुए हैं। तो आप एक बार क्या करोगे, x अक्ष के निर्देशांक को -1 के बराबर करोगे। तो x अक्ष के निर्देशांक बराबर करने पर, ठीक है, क्या है, k -3 अपॉन k प्लस 1 बराबर माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इधर ले जाएंगे, k -3 बराबर माइनस का k माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ये माइनस का k उधर जाएगा तो ये प्लस का k हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो k प्लस k हो गया हमारा 2k बराबर 2। तो हमारी यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, x अक्ष के निर्देशांक से k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह y अक्ष के निर्देशांक भी हम बराबर करेंगे। y अक्ष के निर्देशांक निकालेंगे तो y अक्ष के निर्देशांक हमारे कैसे निकालेंगे, 3, y अक्ष के निर्देशांक को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 3k -1 बटा k प्लस 1 बराबर y अक्ष के निर्देशांक कितने हैं, बराबर 1। तो 3k -1 बराबर k प्लस 1, ये उधर जाएगा तो 2k हो जाएगा और ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो 2, तो k बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि x अक्ष के निर्देशांक को बराबर करने पर भी k का मान 1 आया, y अक्ष के निर्देशांक को बराबर करने पर भी k का मान 1 आया। तो यहाँ पे दोनों परिस्थितियों में k का मान क्या आया, समान आया। अतः बिंदु a, b तथा c क्या होंगे, संरेखीय होंगे। अतः a, b तथा c क्या होंगे, संरेखीय होंगे। क्या होंगे, संरेखीय होंगे। बिंदु a, b तथा c क्या होंगे, संरेखीय होंगे। तो पहले प्रकार का प्रश्न था ये। अब दूसरे प्रकार के प्रश्न कहते आते हैं विभाजन अनुपात और विभाजन बिंदु ज्ञात करना। यानी कि पहले तो अनुपात दिया रहता था, अब अनुपात भी ज्ञात करना है और बिंदु भी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, कभी कभी रेखाखंड के सिरों में बिंदुएं तथा रेखाखंड को विभाजित करने वाला अक्ष दिया होता है और हमें विभाजन अनुपात और विभाजन बिंदु ज्ञात करना होता है। तो इस स्थिति में सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं तथा विभाजन अनुपात ज्ञात करते हैं। और अगर हमें विभाजन अनुपात ज्ञात हो जाता है तो फिर विभाजन सूत्र की मदद से हम उसके निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम प्रश्न लेते हैं। बिंदु, अब आपको एक बिंदु P मान लेते हैं, उसके निर्देशांक दिए 5, -6, है ना, तथा बिंदु Q, उसके निर्देशांक दिए -1, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष से विभाजित करता है। y अक्ष से विभाजित करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि कुछ इस तरह से विभाजित कर रहा है ये y अक्ष पे। मतलब अगर बिंदु P यहाँ है और बिंदु Q यहाँ है तो ये बिंदु यहाँ पे निर्देशांक ये कर रहा होगा, कहाँ पे, y अक्ष पे कर रहा होगा। तो निर्देशांक, विभाजन के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको मान लीजिए बिंदु R है, ये y अक्ष पे क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x अक्ष हमारा क्या हो जाएगा, y अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करते हो तो x अक्ष हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। y अक्ष पे अगर कोई विभाजित कर रहा है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो x अक्ष निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब आपको अनुपात भी ज्ञात करना है, तो अनुपात हमारा क्या होगा, इसका k अनुपात 1 होगा या 1 अनुपात k होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे कि किस अनुपात में विभाजित करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सूत्र निकालेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, माना बिंदु R के अनुपात 1 में रेखाखंड PQ को विभाजित करता है, इसके अनुपात 1 में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र से, अतः विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र हमारा क्या आता है, R किसमें अनुपात कर रहे हैं, K अनुपात 1 में, बराबर K गुणा -1 प्लस 1 गुणा 5
बड़ा k प्लस 1, ठीक है, कॉमा k गुणा -4 प्लस 1 गुणा -6 बटा k प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, माइनस का k प्लस 5 बटा k प्लस 1 माइनस का 4k माइनस का 6 बटा k प्लस 1, ये हमने विभाजन सूत्र का प्रयोग किया। अब आपको ये बोल रहा है यहाँ पे कि ये किस अक्ष पे, x अक्ष पे को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि y अक्ष का मतलब क्या हो गया कि इसका x अक्ष जो होगा कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, 0 होगा। तो x अक्ष के कोऑर्डिनेट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यानी कि माइनस का k प्लस 1 बराबर आप क्या कर दो, 0 कर दो, क्योंकि y अक्ष को क्या कर रहा है, तो y अक्ष का मतलब क्या हुआ, x अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो माइनस k प्लस 5 बराबर, यहाँ ये 0 से होगा, 0 से होगा तो क्या हो जाएगा, ये 0, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई हमारी 5, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से 5, k की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि जो अनुपात है वो हमारा कितना आ गया 5:1। तो k की वैल्यू को आप कहाँ रख दो, यहाँ निर्देशांक में रख दो, तो हमारे निर्देशांक आ जाएंगे। देखो अनुपात तो हमने निकाल लिया, तो माइनस का 5 प्लस 5 माइनस का 5 प्लस 1 कॉमा माइनस का 4 इंटू 5 माइनस का 6 बटा 5 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये कट गया, तो ये तो 0 हो गया x का निर्देशांक, क्योंकि ये y अक्ष को विभाजित कर रहा है। अब ये कितना हुआ, 5 चौक 20 माइनस का 20 माइनस का 6 बटा 6, तो ये हो गया 0,26 बटा 6। इसको 2 से काटोगे 3 बार, ये 2 से कटेगा 13 बार, तो निर्देशांक क्या हुआ 0, माइनस का 13 बटा 3, ये इसके निर्देशांक आएंगे। कितना है, माइनस का 13 बटा 3। कैसे निकाला, क्योंकि आपको ये दिया था कि y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो y अक्ष का मतलब क्या हुआ कि x अक्ष का जो कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो x अक्ष को हमने किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर, इससे अनुपात हमारा क्या आ गया 5, तो 5:a जब आ गया तो इस k की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, निर्देशांक में रख देंगे, तो हमारे इसके निर्देशांक कितने आ गए, 0, माइनस का 13 बटा 3 आ गए, ठीक है। चलिए अब तीसरे प्रकार का क्वेश्चन करते हैं, ज्यामितीय आकृति के अज्ञात शीर्ष ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। कभी कभी रेखाखंड अंतः बिंदु या ज्यामितीय आकृति, अब आकृति कोई भी हो सकती है, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त, कोई भी हो सकता है। अज्ञात शीर्ष को ज्ञात करना हो तो उसके लिए ज्यामितीय रेखाखंड और ज्यामितीय आकार के गुणों का प्रयोग करते हैं। अब गुण क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपको त्रिभुज का कोई भुजा निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए कि तीनों भुजाएं बराबर होती है, 2 भुजाएं बराबर होती है, आयत का अलग गुण होता है, तो उनके गुणों के आधार पर हम अज्ञात राशि ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छा प्रश्न करेंगे, यदि बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे एक बिंदु ए है, इसके निर्देशांक है 10, -6, ठीक है, और यहाँ पे बिंदु बी है, इसके निर्देशांक है k, 4 को मध्य बिंदु वाला रेखाखंड एक मध्य बिंदु है, मतलब यहाँ पे ये जो बिंदु है इसके निर्देशांक है a, b और ये मध्य बिंदु है। अब अभी मैंने बताया था मध्य बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:1 में विभाजित करता है, तथा a - 2b बराबर 18 है, तो k का मान और a भी ज्ञात करो। तो आपको यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाना है, विभाजन सूत्र, क्योंकि आपको ये जो रेखाखंड ज्ञात कर रहा है उसका क्या पता है, निर्देशांक पता है a, b, तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे हम और p के निर्देशांक निकालेंगे। तो p के निर्देशांक हमारे क्या आएंगे, देखो a गुणा k प्लस 1 गुणा 10 बटा 2, x2 मतलब x2 प्लस x1 बटा 2, इसी तरह y2 प्लस y1 बटा 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 10 प्लस k बाई 2, 4 - 6 माइनस का 2 बटा 2, तो ये हो गया माइनस का 1। तो हमारे जो a और b के निर्देशांक हैं, a और b के निर्देशांक हमारे कितने आ गए बच्चों, 10 प्लस k बाई 2, -1। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इन निर्देशांकों को बराबर करेंगे तो समीकरण बनेगी a बराबर 10k प्लस 2 बाई 2 और b बराबर -1।
ये आया। अब हमारे पास इसको दे देंगे हम समीकरण 1, और हमारे पास दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है a माइनस 2b बराबर 18। ये हमारी हो गई समीकरण 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से b का मान 2 में रखने पर तो क्या आएगा, a माइनस 2, b का मान माइनस 1 बराबर 18, माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2 बराबर 18। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को दूसरा जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, a का मान आ गया। तो मतलब इस बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु, अतः बिंदु p के निर्देशांक हमारे क्या आ गए, a गुणा b क्या आ गया 16 कोमा माइनस 1 आ गया। बिंदु P के निर्देशांक हमारे कितने आ गए, 16 कोमा माइनस 1 आ गया। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, K का मान ज्ञात करना है। तो आप किस में रख दोगे, तो यहाँ पे आप इस A का मान यहाँ रख दो। तो 16 बराबर 10 प्लस K बटा 2, तो यहाँ हो जाएगा 32 बराबर 10 प्लस K। तो ये माइनस का कितना उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 बराबर K। तो यहाँ से K का मान, अज्ञात राशि का मान कितना आ गया 22, यानी कि ये क्या हो गया हमारा 22 हो गया। तो आपको K का मान ज्ञात करना था, तो हमने A का मान यहाँ रख दिया, तो K का मान कितना आ गया 22। तो K का मान हमारा कितना आ गया 22 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे को क्या बताना है, AB ज्ञात करना है। क्या करना है, AB मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मैं यहाँ पे सबको रब कर रही हूँ, आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलो, तो अब AB का मान ज्ञात करना है। तो A हमारा कितना है 10 कोमा माइनस 6, B हमारा कितना है K का मान आया 22 कोमा 4। तो AB ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 22 में से 10 जाएगा तो 12, और 12 का स्क्वायर होता है 144, 4 और 10, और 10 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ हो गया 4 4 244। तो कितना आ गया 244 इकाई। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या क्या ज्ञात करना था, ए बी के मान हमने ज्ञात कर लिए, अज्ञात राशि ज्ञात कर ली, तो दो बिंदुओं की दूरी से ए बी भी ज्ञात कर लिया। एक ए बी मतलब ए बी रेखाखंड की लंबाई भी हमने ज्ञात कर ली। ठीक है, तो ये थे हमारे विभाजन सूत्र से तीसरे प्रकार के क्वेश्चन। अब एक लास्ट हम पढ़ेंगे, समत्रिभाजित बिंदुओं को ज्ञात करना। बहुत ही बढ़िया है। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, मान लो ये ए बी एक रेखाखंड है, ये बिंदु भी विभाजित कर रहा है और ये बिंदु भी विभाजित कर रहा है। तो समत्रिभाजित बिंदु रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। कितने बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में। मतलब एपी बराबर होगा पी क्यू के और पी क्यू बराबर होगा क्यू बी के। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये एपी है, अगर ये एक्स है तो पीबी बराबर कितना होगा x प्लस एक्स, यानी कि पीबी कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। तो आपको जो बात यहाँ पे समझनी है वो क्या समझनी है कि अगर कोई रेखाखंड है AB और अगर P विभाजित कर रहा है तो उसको 1:2 में विभाजित करेगा, समत्रिभाजन के केस में 1:2 में। और अगर कोई बिंदु है Q तो वो कितने अनुपात में करेगा, 2:1 में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे ये बात आपको याद में रखनी है, किस केस में होगा, समत्रिभाजन बिंदुओं के केस में होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसको ध्यान में रखने के लिए आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, हम प्रश्न से करेंगे। बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप बिंदु A बनाएंगे 1,-2, फिर आप बिंदु B बनाएंगे -3,4। अब समत्रिभाजित का मतलब ये हो गया P और ये हो गया Q। तो ये जो P है ये 1:2 में विभाजित करेगा और ये जो Q है ये 2:1 में विभाजित करेगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु P के निर्देशांक समत्रिभाजन के केस में क्या होगा, ये 1,2, तो ये -3 + 2/3 4 + 4/3। मैंने कौन सा सूत्र लगाया, अंतःविभाजन का, m1 × x2 + m2 × x1/2, m1 + m2। तो ये बिंदु P के निर्देशांक आए हमारे। तो क्या आएंगे, 2 - 3 -1/3 8/3। ये बिंदु P के निर्देशांक आए, क्योंकि बिंदु P जो है इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा। ठीक है,
अब हमको किसके निर्देशांक निकालने हैं? बिंदु Q के। अब बिंदु Q के निर्देशांक आप कैसे निकालोगे? किस अनुपात में विभाजित करेगा? 2:1 में। तो 2 गुणा -3 प्लस 1 गुणा 1 बटा 3 कॉमा 2 गुणा 4 8 प्लस 1 गुणा -2 बटा 3। तो Q के निर्देशांक क्या आ गए? 3 गुणा 2 माइनस का 6 प्लस 1 बटा 3 कॉमा 8 माइनस 2 बटा 3। तो यहाँ पे Q के निर्देशांक आ गए 1 माइनस 6 माइनस का 5 बटा 3, 8 माइनस 2 6 बटा 3, ये हो गया 2। तो Q के निर्देशांक आपके क्या निकलेंगे? माइनस का 5 बटा 3 कोमा 2। तो इस तरह से आपका सम त्रिभाजन बिंदु का जो केस है वो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो बिंदु P है ये इस रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करेगा और ये जो बिंदु Q है इस रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि समान दूरी पर है तो ये x और ये x कितना होगा? 2, इसलिए 2:1 में करेगा। और यहाँ पे ये x और ये x है तो ये 2 हो गया, इसलिए 1:2 में करेगा। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। तो आपको बिंदु P के और बिंदु Q के क्या निकल जाएंगे? निर्देशांक निकल जाएंगे। तो बस यही था आपका छोटा सा चैप्टर। इसी के साथ आपका पूरा अध्याय यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है।